नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत ये आज आपका डे नंबर 6 हो। तो देखो डे जो 5 है या फिर आप ये कह लो कि जो लेक्चर 5 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं और क्या क्या सवाल आपके आने की संभावना बनी हुई है। तो देखो ये जो होगा आपका जो वीडियो होगा ये अगस्त 2022 से लेकर और ये अप्रैल 2023 तक हम इसमें कवर करेंगे और इसी को कवर करने के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर या डे नंबर आपका 6 होगा। तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पूरी तरीके से यूपीपीएससी के लिए डे नोट। और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि ये पीसीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा ये पीसीएस के लिए होगा, जो आपका 14 मई को पेपर होने वाला है पीसीएस का, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो आपको मदद तो सभी में करेगा जितने भी यूपीपीएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे आरओ का होगा, एआरओ का होगा, इसके साथ साथ बीओ का होगा, जीआईसी का होगा। तो ये जो आगे आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे होगा तो सो यूजफुल सभी के लिए, लेकिन फिलहाल ये 14 मई के लिए ही सबसे ज्यादा स्पेशली होगा। अब देखो स्रोत क्या है इसका। स्रोत आप देख सकते हैं जो भारत सरकार का होता है, संसद टीवी, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं इसको, और द हिंदू, और उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसके ये स्रोत होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पॉइंट नंबर या फिर डे नंबर अपना 6 से। पहला ये है आपका भारत में ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, जिसे हम बोलते हैं BRLF शॉर्ट में। तो द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो देखो जनजातियों की स्थिति क्या है। अब देखो जो हमारा भूगोल का चैप्टर है, जहाँ जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें भी जनजातीय वाले चैप्टर वहां से भी जनजातियां पूछी जाती हैं कि वहां से मैचिंग के लिए पूछा जाता है। और इसके लिए मैं आपको इसके करंट से रिलेट कराकर और आपका ये भी बताऊंगा कि संविधान में इनको क्या क्या प्रावधान किया गया। अब कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया संविधान में वो भी देखेंगे। और जो भारत में जो ये जो ग्रामीण जीविका आजीविका फाउंडेशन है, इसने क्या रिपोर्ट जारी करी है इसके बारे में भी हम सब कुछ यहीं पर देखेंगे। जैसे अब क्या कहती है ये रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट कहती है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% है। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजातियां हैं भारत में वो 8.6% है। लेकिन ये देश के विकास के पिरामिड में सबसे नीचे है। कहने का मतलब ये है कि जो जनजातियां होती हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो लोग वो लोग ये तक नहीं जानते कि भारत भी आजाद हो चुका है। आज भी वो इसी बात को सोचते हैं कि गुलामी है। भिखू लोग आते हैं यहाँ पर। भिखू का मतलब बाहरी लोग। तो ये लोग अपने बाहरी लोग ये जो आते हैं, ये जो यदि कोई बाहरी लोग आते हैं वहां पर तो वो उनका हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसी वजह से क्या है कि ये विकास में सबसे नीचे पर रखे हुए हैं। तो मध्य भारत में सबसे ज्यादा मिलेंगे देखने को, अर्थात 80% आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है मध्य भारत में। कौन कौन आएगा? जैसे आपका एमपी है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ले लो, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र ले लो, झारखंड वाला क्षेत्र हो। तो ये जो है आपके मध्य भारत में 80% निवास करते हैं। और 257 अनुसूचित जनजाति जिलों में से 230 जिले या तो जंगली हैं, पूरी तरीके से जंगलों में बसे हुए हैं, या फिर पहाड़ी के हैं, या फिर सूखे की चपेट में पूरी तरीके से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति के जिले कितने हैं वर्तमान भारत में? 257। इन 257 में से भी 230 जिले ऐसे हैं तो जो पूरी तरीके से अल्प विकसित है, ये कह सकते हैं। या फिर आप ये कह लो कि अविकसित जिले हैं पूरी तरीके से वो। ये लोग क्या है, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल और शिक्षा की पहुंच से बहुत दूर है। अर्थात जो प्रकृति से इन्हें मिलता है उसी पर ही डिपेंड होते हैं। इन्हें ना तो स्वच्छता के बारे में पता, ना ही शिक्षा, ना ही पोषण, ना ही पेयजल और ना ही शिक्षा के बारे में इन्हें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पता। सरकार कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां इन क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पाई हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी कल्याणकारी सेवाएं या योजनाएं बनाती हैं वो इन क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि जहां पर ये योजनाएं लागू सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन देखो सरकार केवल नीतियां बना सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेंगे वहां के क्षेत्रीय लोग, और वो अपने में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब स्वदेशी समुदायों को जलोढ़ मैदान और उपजाऊ नदी घाटियों में सबसे कठोर पारिस्थितिक क्षेत्र में धकेल दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो समुदाय होते हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में भेज दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब जहां पर जीवन यापन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखो संविधान जो आपकी समुदाय है, जो अनुसूची है, या ये कह लो जो जनजाति हैं, उनका जो वर्णन है वो संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान में सूचियां मिलती हैं 12।
तो संविधान की 12 सूचियों में से छठी अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। अब देखो छठी अनुसूची में क्या है, ये आदिवासी आबादी की रक्षा करता है। कौन? छठवीं अनुसूची स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्त प्रदान करता है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि पर कानून बना सकते हैं। अभी तक देखो कितने स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं, कहाँ पर? असम में है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। और यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 के और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत प्रदान किया गया है। जो स्वायत्त परिषदों का गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 244 का खंड 2 और अनुच्छेद 275 का खंड 1 के तहत किया जाता है। अब प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें देखो, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार होता है, अर्थात संबंधित राज्य का राज्यपाल ही वहां पर स्वायत्त परिषदों का गठन करेगा और उन्हें पुनर्गठित करने का भी उन्हें उसे अधिकार होता है। यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकता है। संरचना क्या है? प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो 26 होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्वायत्त परिषदों का जो गठन होगा राज्यपाल के द्वारा उसमें कितने सदस्य होंगे? तो 30। और कितने मनोनीत होंगे और कितने निर्वाचित होंगे ये ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है इनका? देखो निर्वाचन जो होता है, निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल जो होगा वो 5 साल का होगा। और उसके साथ साथ जो मनोनीत राज्यपाल की जो मनोनीत हैं वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि उनका कार्यकाल कितना रहेगा। जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान और सुरक्षा। तो संवैधानिक प्रावधान और सुरक्षा क्या कहती है? देखो अनुच्छेद 342 क्या कहता है? अनुच्छेद 342 कहता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय समुदायों या भागों के समूह को निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? देखो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान करेगा जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुत अधिक है। तो थोड़ा सा अनुच्छेदों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 244 कहता है उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए प्रावधानों को शामिल करने के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और ये उन्हें है उन्हें बेहतर प्रशासन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्य को विशेष निधि का प्रावधान कर सकती है। तो देखो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, यहाँ से अक्सर सवाल बनता है। तो स्थापना कब हुई थी अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की? तो ये ध्यान रखना है 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 2003 में हुआ था के माध्यम से इन्हें 338 ए में रख दिया गया, अर्थात 338 ए जोड़ा गया है यहाँ पर। और कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। अनुसूचित जनजातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने की दृष्टि से स्थापित किया गया, अर्थात अनुसूचित जनजाति के खिलाफ शोषण या भ्रष्टाचार या रेप जैसी घटनाएं ना हो इसी के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है या उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी कार्य करता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अब संरचना क्या है? देखो जनजातीय जो बना हुआ है मंत्रालय उसकी संरचना कैसी है? देखो इसमें तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मतलब 3 और 2 कितने हो गए? 5, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अर्थात देखो नियुक्ति तो ज्यादातर जो बड़ी पोस्ट पर नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य का प्रावधान है, अर्थात इसमें जो ये 5 सदस्य बने हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, इनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का और जो अन्य सदस्य 3 अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल बनेगा वो 2 वर्ष का होता है। अब देखो इनसे जो जनजातियों से संबंधित कुछ कमेटी बनी थी, तो ध्यान रखना कभी कभी मैचिंग के लिए पूछ लेता है यहाँ से। तो एक्सास कमेटी का समिति जो बनी थी वो 2013 में बनी थी। भूरिया कमीशन जो लाया गया था वो 2002 में लाया गया था। 2002 से इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और लोकुर समिति जो बनी थी सबसे पहले बनी थी 1965 में। अब वुमेन इन जुडिशरी, अर्थात ये कह रहा है कि जो महिलाएं हैं भारत में उनकी जुडिशरी में अर्थात न्यायपालिका में उनकी क्या भूमिका है, ये जानना चाह रहा है आपसे। तो देखो
पिछले 70 वर्षों में यदि आप देखें तो किसी भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं, अर्थात कोई भी महिला ऐसी नहीं है। तो ये 70 साल का कह लो, आप आजादी के बाद से आप ये कह लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसी महिला नहीं हुई जो मुख्य न्यायाधीश बनी हो। तो ये यहाँ पर ज्यूडिशरी में या न्यायपालिका में ये हमें महिलाओं की पहुंच या स्थिति के बारे में जानकारी देती है, ये जो रिपोर्ट है आपकी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद केवल तीसरी बार ही एक महिला बेंच होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, अभी तक केवल और केवल जो बेंचें बनती हैं निर्णय या डिसीजन देने के लिए, वो केवल और केवल ये मान लो कि जो हाल ही में अब जो एक नई बेंच बनेगी, वो भी तीसरी महिला बेंच बनेगी। इसका मतलब दो बेंच अब तक उससे पहले बनाई जा चुकी थी, केवल दो। तो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ साहब, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का होगा। ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी की पीठ गठित की है। तो ये ध्यान रखना है, जो तीसरी बेंच बनी है, तो तीसरी महिला बेंच बनी है, उसमें कौन कौन महिलाएं होंगी? तो हिमा कोहली होंगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ गठित की गई है। और पहली बार से कब गठित किया गया था? तो 2013 में एक महिला बेंच थी जिसमें ज्ञान सुधा मिश्रा थी और रंजना प्रकाश देसाई एक साथ बैठी थी। तो महिला बेंच का पहली बार कब गठन हुआ था? 2013 में सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में दूसरी बार में 2018 में गठित हुई। इसमें थी जस्टिस आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी की बेंच का गठन किया गया था यहाँ पर। तो देखो, यदि आप देखें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद केवल 11 महिलाएं न्यायाधीश बनी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बनी है। अर्थात कहने का मतलब 11 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केवल न्यायाधीश बनी है। अब आप सोचो, आजादी के बाद 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी की, तो सोचो कि 11 केवल और केवल 11 महिलाएं ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है। और मुख्य न्यायाधीश तो कोई बना ही नहीं। तो पहली, अर्थात कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। यदि आप उच्च न्यायालयों की बात करें, अर्थात हाई कोर्ट की बात करें, तो जो भारत में हाई कोर्ट है उनमें से जो 680 न्यायाधीश हैं वर्तमान में से सिर्फ केवल और केवल 83 महिलाएं हैं। अब आप इनका प्रतिशत देख लो कि कितनी भूमिका है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि रोजगार में कितना योगदान दे रही हैं, तो 9.9.4 था वहां पर महिलाओं का। खुद सोचो आप, यदि आप इसे 50 प्लस कर दें तो कैसा रहेगा? तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि देश के विकास में ये आगे बढ़ोतरी कर सकती हैं और स्वयं अपने आप में भी बढ़ोतरी कर सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में केवल महिलाओं की भागीदारी 30% है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। वर्तमान में शीर्ष अदालतों में 3 महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन? एक तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो तीसरी बेंच में है, और बीबी नागरत्ना और एम त्रिवेदी। तो देखो, ये जो बीबी नागरत्ना है, ये वाली, ऐसा कह लो कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये महिला मुख्य न्यायाधीश बने। कब बनेगी? वो बनेगी 2027 में। अर्थात न्यायमूर्ति नागरत्ना भी 2027 में पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। जब यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2027 में हमें पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगी। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है। अब देख लो कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। सिक्किम में महिलाओं का योगदान 50% है। तो अलग अलग राज्यों में देखो, अलग अलग स्टेटमेंट या अलग अलग स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर 50% है, यदि आप इन 9 में देखें तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो 0% आता है। और दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर है। सिक्किम पहले स्थान पर, यदि वो कह दे कि केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली फिर पहले स्थान पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रेजुलेशन कमीशन, अर्थात यूएन समर्थित महिला आयोग। तो यूएन समर्थित महिला आयोग क्या करता है, क्या काम है इसका, ये यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे हाल ही में ईरान को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया। अर्थात जो ईरान है, ईरान को इस संस्था से, इस कमीशन से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? अब देखो, कितने लोगों ने या कितने देशों ने इसके विपक्ष में वोट किया है, कितनों ने पक्ष में किया है, और कितने ने वोट दिया ही नहीं। जैसे यदि आप देखें तो जो ये है आपका, 29 देशों ने ईरान के विपक्ष में वोट किया है और 8 देशों ने ईरान के पक्ष में वोट किया और 6 देशों ने वोट नहीं किया। इसमें जो 6 देशों ने वोट नहीं किया उसमें भारत भी शामिल है। किस किसने वोट किया था? ये देखो, पक्ष में, विपक्ष में वोट किसने दिया है? जैसे आप देखेंगे, मतलब ये कह लो, जो ईरान के पक्ष में वोट दिया है वो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान समेत 8 देशों ने इस मत में वोट दिया। अर्थात ये आप ये कह लो एक तरीके से कि ये ईरान के पक्ष में वोट दिया इन्होंने। भारत, बांग्लादेश ने इससे अपना अलग रखा। अर्थात कहने का मतलब, इन्होंने वोटिंग की ही नहीं। तो लेकिन चीन, रूस, कजाकिस्तान ने ईरान के पक्ष में वोट किया था। क्यों किया था? देखो, जो वहां पर बुर्का वगैरह होता है ना, जो बुर्का मुस्लिम धर्म में पहना जाता है या हिजाब जो पहना जाता है,
वो ये कह लो कि अनिवार्य कर रखा है ईरान में। इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने दबाव बनाकर इस प्रकार से इसको महिला जो यूएन समर्थित महिला आयोग है इससे ईरान को बाहर निकलवा दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लाया गया। ईरान में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने को अनिवार्य करने से इसे बाहर किया गया है। अर्थात देखो, स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए, महिला हो या चाहे पुरुष हो, वो सब स्वतंत्र होने चाहिए और वो अपने आप में स्वतंत्र है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। लेकिन वहां पर हिजाब अनिवार्य था, इसी वजह से ऐसा यहाँ पर काम किया गया है। किसी पर हिजाब को थोपा नहीं जा सकता, ये कहता है, इससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। अब देखो, यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल क्या कहती है? यूएन की 6 बॉडी में से एक है ये, जो यूएन की 6 बॉडी है उसमें से एक है। इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें 54 देश आते हैं जिन्होंने वोटिंग करवाई है। अब इस आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 21 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और कार्यकारी अधिकारी जो है वो उसके सीमा बेहोश हैं। तो ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1946 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा बेहोश। इसके सदस्य जो होते हैं वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बॉडी है अंडर जो इसके इकोस के अंतर्गत आती है, तो कौन कौन सी है? देखो, ध्यान रखना है इनसे। जैसे आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम श्रम अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफओ बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप यूनेस्को बोलते हैं शॉर्ट में। तो सब ये इसी के अंडर काम करती हैं। और भी हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ बोलते हैं। और ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, वर्ल्ड बैंक, ट्विंस का मतलब दो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अर्थात ये कह लो कि वर्ल्ड बैंक को, डब्ल्यूबी को मिला लो और आईएमएफ को मिला लो, तो दोनों ही मिलकर क्या कहलाती है? ब्रिटेन वुड्स। क्यों? क्योंकि 1944 में ही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड जो होता है वो भी इसी के तहत आता है, इकोस के अंतर्गत ही। अगला है आपका दिशा। दिशा एक योजना है, जैसे डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। अर्थात ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालना है जिससे सभी को समान न्याय मिल सके। जैसे इस स्कीम को 2021 से 2026 तक के लिए लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा सबको एक न्याय प्रदान कराने की बात की गई है। उद्देश्य क्या है? सबके पास न्याय की पहुंच होनी चाहिए, जैसा कि उद्देशिका में दिखाया गया है। भाई, उद्देशिका में क्या है? उद्देशिका में सभी को समान न्याय की बात करता है वो। और इसका जो वर्णन है, जो समान न्याय का वर्णन है, आप वो देखेंगे जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 39A में इसका प्रावधान किया गया है। और जो हमारे मूल अधिकार होते हैं भाग 3 के अंतर्गत, उसमें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में भी समान न्याय की बात करता है वो। कानूनी सेवाओं का नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को डिजाइन और समेकित करना है इसका उद्देश्य। प्रमुख घटक कौन से हैं इसके? देखो, टैली करना है, टैली लो, अर्थात रीच द अनरीच्ड, जिन तक न्याय नहीं पहुंचा है उन तक न्याय पहुंचाना है। न्याय बंधु कार्यक्रम चलाने हैं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाने हैं ताकि कानून के बारे में सब जाने। सूचना, शिक्षा और संचार होना चाहिए, ये आप ध्यान। क्या क्या प्रमुख कदम उठाए गए? देखो, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। अब देखो, ये थोड़ा सा मेंस का पॉइंट हो जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए, याद रख लेना फिलहाल। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना है। बकाया समितियों द्वारा अनुवर्तन के माध्यम से लंबित मालों में कमी लानी है। वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर देना है। विशेष प्रकार के मामले को फास्ट ट्रैक करने की पहल को लागू करना होगा। अब है होलिस्टिक बायोडाइवर्सिटी डील, कॉप 15। जो आप कॉप 15 देखते हैं इसके बारे में देखना है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि और पानी की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है इसमें। अर्थात 2030 तक जो आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके तहत बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता धीरे धीरे कम हो रही है। पानी, जो शुद्ध पानी है, उसकी महत्ता धीरे धीरे कम हो रही है। तो इन सबको बचाने के लिए यहाँ पर कॉप 15 का आयोजन किया गया और इन्होंने ये कहा है कि 2030 तक हम 30% भूमि को संरक्षित और पानी को संरक्षित करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिसे 30 से 30 के रूप में जाना जाता है। 30 से 30 के रूप का मतलब ये है कि 30% भूमि और पानी को संरक्षित करना है। कब तक करना है? 2030 तक करना है। तो 30-30 इसलिए इसे कहा जाता है। हाल ही में इसकी मीटिंग कहाँ हुई? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके तहत 2030 तक 30% जमीन के अंदर के पानी को प्रोटेक्ट किया जाएगा
और वर्तमान में 17% स्थलीय जल और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित है। तो ये जो 17% है और 10% है, इनको बढ़ाकर कहाँ किया जाएगा, 30% तक लाया जाएगा। इसके लिए $200 बिलियन इकट्ठा किया जाएगा। चाइना ने इस पूरी मीटिंग को हैंडल किया, अर्थात देखो ये कह लो मीटिंग हुई कहाँ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, लेकिन ध्यान रखना कि अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता जो की है वो चाइना ने की है, अर्थात इसकी प्रेसिडेंसी जो थी वो चीन के पास थी। हुआ क्या कि होनी तो ही चाइना में थी, लेकिन चाइना में उस दौरान क्या हुआ था, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसी वजह से वहां पर मीटिंग नहीं हो पाई। इसी वजह से फिर ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित करवाई गई। नेक्स्ट, शीतकालीन अवकाश के दौरान शीर्ष अदालतों में कोई अवकाश पीठ उपलब्ध नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अर्थात जो छुट्टियां होती हैं शीतकालीन के दौरान, वो कह रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले शीतकालीन छुट्टियों में एक दो जजों की वहां पर नियुक्ति कर दी जाती थी ताकि इमरजेंसी केसेस को सुने जा सके, लेकिन जो जब जब से डीवाई चंद्रचूड़ साहब आए हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान शीर्ष अदालतों में कोई भी अवकाश पीठ उपलब्ध नहीं होगी। तो देखो क्या है ऐसा, देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कामकाज के लिए 193 कार्य दिवस होते हैं। ये ध्यान रखना कि जो न्यायिक कामकाज होते हैं वो 200 365 दिन में से कितने दिन काम करते हैं, ये 193 दिन। 210 दिन उच्च न्यायालय के कार्य दिवस होते हैं, और जबकि 245 दिन के लिए ट्रायल कोर्ट का कार्य दिवस होता है। उच्च न्यायालयों के पास सेवा नियमों के अनुसार अपने कैलेंडर की संरचना करने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि संविधान उच्च न्यायालयों को अपने कैलेंडर की संरचना बनाने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक वर्ष में गर्मी और सर्दियों में दो लंबी छुट्टियां लेता है। अवकाश पीठ का गठन क्यों किया है, देखो इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता अभी भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। यदि अदालत यह निर्णय लेती है कि याचिका एक अत्यावश्यक मामला है, तो अवकाश पीठ मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई करती है। जमानत, बेदखली आदि जैसे मामलों को अक्सर अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाती है। कोर्ट वैकेशन के साथ मुद्दे क्या क्या हैं, देखो न्यायालय चाहने वालों के लिए सुविधाजनक नहीं है, इसका मतलब अर्थात जो छुट्टियां होती हैं, अब जिनका विश्वास है न्यायालय में, पता लगी कि जज साहब जो 15 दिन के लिए छुट्टी पर गए, तो वहां पर क्या हुआ, तो 15 दिन के लिए वहां पर कुछ भी काम नहीं होने का, तो इसी वजह से कह रहा है कि न्यायालय चाहने वालों के लिए एक सुविधाजनक नहीं है। पेंडेंसी के प्रकाश में अच्छा प्रकाशिकी नहीं है, जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, और यूरोपीय प्रथाओं के साथ असंगत होता है। जो यूरोप में प्रथाएं चलती हैं कोर्ट को लेकर, उसके साथ असंगत दिखाई देता है ये। सुझाव क्या क्या है, देखो मलीमत समिति बनी थी इसके लिए। अवकाश की अवधि को 21 दिन कम किया जाना चाहिए, ये मलीमत समिति ने कहा था। तो ध्यान रखना है मलीमत समिति का संबंध किससे है, वो न्यायालय से है। और सुप्रीम कोर्ट को 206 दिन और उच्च न्यायालय को हर, ये कह लो कि 231 दिन के लिए काम करना चाहिए। और भारतीय विधि आयोग क्या कहता है इसमें, फिर देखो उच्च न्यायालय में छुट्टियों को कम से कम 10 से 15 दिन तक कम किया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय विधि आयोग और मलीमत समिति दोनों ने ये कहा है कि जो इनकी कार्य दिवस है उनको कम कर दिया जाना चाहिए, और काम के घंटे हैं ये, काम के घंटों को भी कम से कम आधे घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को साल भर खुला रखें। जो हाई कोर्ट होता है और जो ट्रायल कोर्ट होता है उसको पूरी साल खुला रखा जाएगा। व्यक्तिगत न्यायाधीशों के कार्यक्रम वर्ष की शुरुआत में मांगे जाने चाहिए, और उसी के अनुसार कैलेंडर की योजना बनाई जानी चाहिए। ये तो कहा भारतीय विधि आयोग ने, और ये कहा है मलीमत समिति ने। अन्य देशों से यदि आप तुलना करें भारतीय कोर्ट की, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, दुनिया भर की शीर्ष अदालतों में इसका सबसे अधिक और सबसे अधिक काम भी करती है ये। 2021 में 34 न्यायाधीश के साथ 29,739 मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, और जिसमें से 24,586 मामलों का निपटारा किया गया। अब आप अमेरिका की कोर्ट से तुलना कर सकते हैं। अमेरिका की कोर्ट कहती है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कहती है साल में लगभग 100 में से 150 मामले ही सुनते हैं ये लोग, और महीने में 5 दिन मौखिक बहस के लिए बैठते हैं, अर्थात अक्सर यहाँ पर जो होती है मौखिक बहस जो होती है आपस में, उसके लिए महीने में 5 दिन बैठते हैं। और यूके की कोर्ट कहती है उच्च न्यायालय और अपीलीय न्यायालय में वर्ष 185 से 190 दिन ही ये बैठते हैं। तो कुल मिलाकर ये भारत में भी इससे कम ही बैठते हैं, जबकि भारत में ये क्या लोग क्या है, जो उच्च न्यायालय में वो 210 दिन तक बैठते हैं। नेक्स्ट आपका मनरेगा, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हर साल हर बार सवाल पूछा जाता है ऐसे मनरेगा से, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से। और ग्रामीण क्षेत्र से कौन सा संबंधित आर्टिकल है, आप जानते हैं जो ग्राम पंचायतों का गठन हुआ किसके तहत हुआ, अनुच्छेद 40। तो मनरेगा, मनरेगा पहले नरेगा था फिर मनरेगा बना, कारण क्या था, देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम नरेगा बोलते हैं, एक्ट 2005 के तहत लाया गया।
इसी लॉन्च जो किया गया था 2 फरवरी 2006 में लॉन्च किया गया था। तो देखो ये जो रोजगार देता है, ये जो झाड़ी मजदूर होते हैं उनको ये साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। जैसे आप ये देखते हैं ना, कृषि में, कृषि क्षेत्र में अक्सर बेरोजगारी आ जाती है कुछ दिनों की। जैसे किसानों ने फसल बो दी, उसके बाद में उनके पास कोई काम नहीं है 1-2 महीने के लिए। जब 1-2 महीने के लिए काम नहीं है तो वो मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो वहां पर उनको काम मिलेगा। इसी वजह से सरकार ने इस योजना को लाई है कि साल में 100 दिन का काम दिया जाएगा। तो बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ, मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसे कर दिया गया, कब? 2008 में। तो ये ध्यान रखना है कि कब इसका नाम परिवर्तित हुआ, कब इसे लागू किया गया, किस एक्ट के तहत लागू किया गया। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत जो है वो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब ध्यान रखना, 100 दिन का रोजगार नॉर्मली, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसका जो प्रपोजल था पहली बार किसके द्वारा? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। तो जो प्रधानमंत्री थे हमारे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लाया गया था 1991 में। वर्तमान में डीपीएसपी के तहत इसे अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 21 में भी इससे, अनुच्छेद 21 भी इसी से संबंधित आपका देखने को मिलेगा। अब इसमें देखो, चर्चा में क्यों था, इस पर एक ऐप लाया गया था इसके लिए। और इस ऐप के द्वारा ही जो मजदूर थे वो 5 घंटे में 2 बार हाजिरी लगानी पड़ती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है, अब आप खुद सोचो, मजदूर व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है तो क्या वो ऐप चला सकता है? वो तो कीपैड वाला ही फोन चला रहा है, तो वो ऐप का कैसे इस्तेमाल करेगा? इसी को लेकर यहाँ पर विवाद बना हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में मनरेगा योजना को कार्यान्वित से संबंधित विभिन्न स्रोतों अर्थात डिजिटल, भौतिक और जनसंचारों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नियुक्ति, लोकपाल द्वारा शिकायतों को सुचारू वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इस ऐप को विकसित किया था। अब जेएन ओझा जो है, जेएन ओझा मनरेगा के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोकपाल, पहली बार लोकपाल लाया गया है मनरेगा में, और पहले लोकपाल जो बने हैं वो जेएन ओझा साहब बने हैं। ये एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों, कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने पर, उस पर विचार करने, शिकायत प्राप्त करने और 90 दिन के भीतर पुरस्कार देने की भी शक्ति प्राप्त है। अर्थात ये 90 दिन के भीतर आपको क्या करेगा? आपको न्याय दिलवाएगा, जो ये आपका लोकपाल है। और ये सुमोटो कार्रवाई करता है। सुमोटो का मतलब होता है एकदम तुरंत तैयारी, एक तुरंत कार्रवाई अर्थात सुमोटो एक्शन लेता है ये। अब देखो, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें से 8 गोल जो हैं वो मनरेगा से रिलेट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे नो पॉवर्टी पहला ही है। नो पॉवर्टी का मतलब गरीबी नहीं रहनी चाहिए, जीरो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस इनइक्वलिटी अर्थात असमानता को कम करना है। गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य रखना है। वेलबींग क्वालिटी और एजुकेशन शिक्षा अच्छी देनी है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी समानता लानी है। अर्थात जो जेंडर में, जो महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव नहीं किया जाना है। इंडस्ट्री इनोवेशन लाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। इसमें महिलाओं का योगदान जो है वो 57.8% है, जबकि तमिलनाडु में ये और भी ज्यादा, और कर्नाटक में भी। जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में देखेंगे तो ये 82% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका स्वर्ण ड्रोन, स्वर्ण ड्रोन्स क्या होते हैं चर्चा करेंगे, और ये भी बताऊंगा आपके आपको कि ड्रोन कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज होते हैं और कितने कितने बड़े युद्ध आपके ड्रोन होते हैं। देखो, हाल ही में भारतीय सेना में निगरानी के लिए अब ड्रोन का प्रयोग बहुतायत में किया जाएगा, और वो भी कौन से? स्वर्ण ड्रोन के। लेकिन यदि आप देखें तो ड्रोन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो होता है नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन, और होता है फिर लार्ज ड्रोन। तो वो नैनो ड्रोन जो होता है वो 250 ग्राम से छोटे वालों को, जिनका वजन 250 ग्राम से कम है, वो नैनो ड्रोन की श्रेणी में आएंगे। फिर है आपका माइक्रो ड्रोन। माइक्रो ड्रोन कौन है? जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच होगा, वो आपके नैनो माइक्रो ड्रोन की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना, मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है आपसे। स्मॉल ड्रोन कौन से होते हैं? वो 2 किलो से 25 किलोग्राम के बीच के होते हैं। मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच के होते हैं। और जो लार्ज ड्रोन होते हैं, बड़े ड्रोन होते हैं, वो 150 किलोग्राम से बड़े। जो 150 किलोग्राम से बड़े की श्रेणी में आएंगे वो सभी आपके लार्ज ड्रोन की श्रेणी में आएंगे। और मानव रहित युद्ध प्रणाली क्या कहती है? देखो, मानव रहित युद्ध प्रणाली कहती है भविष्य के युद्ध के नियमों को पलटने वाले नए युग के हथियार बनने जा रहे हैं। अर्थात ये कह रहा है कि आगे जो युद्ध होगा वो आर्टिफिशियल अर्थात एआई के द्वारा ही होगा। आमतौर पर स्वीकृत भाषाएं नहीं है ये। जैसे अनुसंधान शीर्षक में यूसीएस की एकीकृत युद्ध प्रणाली है, जिसमें मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म, टास्क पेलोड, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम इसमें शामिल होंगे। अर्थात एक व्यक्ति अपने घर से ही बैठा हुआ सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, उसे युद्ध क्षेत्र में जाने की आवश्यकता भी
नहीं पड़ेगी। क्या क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं? जगह डीप स्पेस मानव रहित सिस्टम भेजना है, मानव रहित हवाई वाहन की प्रणाली है ये, ग्राउंड मानव रहित सिस्टम है, भूतल मानव रहित सिस्टम है, और पानी के नीचे मानव रहित सिस्टम है। अर्थात कहीं भी आपको मान लो समुद्र में आपको कुछ रिसर्च के लिए जाना है, तो आप खुद न जाकर वहां कैसे भेज सकते हैं? ड्रोन को भेज सकते हैं और अपनी कार्रवाई को आगे वहां पर बढ़ा सकते हैं। अब स्वयं ड्रोन क्या है? देखो, ये छोटे और हल्के वाहनों का संग्रह है जिन्हें एक ही स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्नत संचार प्रणालियों से लैस है, उन्हें नियंत्रित करने में भी सक्षम है ये। संचार प्रणालियों के माध्यम से झुंड ड्रोन एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। अर्थात जैसे व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है, तो उसी तरीके से ये भी झुंड में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। एक ही मिशन के तहत कई तरह के पेलोड भी ले जाए जा सकते हैं, और झुंड एल्गोरिदम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित होते हैं। अर्थात इनके द्वारा ही ये संचालित किए जाते हैं। अब है आपका हॉकी स्पोर्ट्स। हॉकी स्पोर्ट्स क्या है, कैसे काम करता है, वो देखो। वो जो हॉकी स्पोर्ट्स है आपका, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। यही सबसे ज्यादा हॉकी को प्रमोट करते हैं। इन्हें पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 में के पहले राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक का उद्घाटन किया है। जो 2023 में विश्व हॉकी चैंपियनशिप होगी, यहाँ पर भारत में ही होगी, राउरकेला में होगी। और 261 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत निर्मित की गई है इसके लिए। और सुंदरगढ़ जिले में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का नाम, अर्थात सुंदरगढ़ जिले में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम नाम रखा गया है। 15वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH बोलते हैं, हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये हो गया है, 29 जनवरी के बीच आयोजित किया गया। अब इस हॉकी का क्या कहती है? देखो, भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से चालित की गई थी सबसे पहले विश्व हॉकी चैंपियनशिप। और हालांकि ओलंपिक के बाहर हॉकी के लिए प्रीमियर स्टैंड ओलोन प्रतियोगिता और 1969 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अनुमोदित है। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों के कारण स्पेन में स्थानांतरित होने से पहले 1971 में पहला संस्करण इसका पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। और शासन के मुद्दों से पहले भारत को 1975 की मेजबानी करनी थी, लेकिन मलेशिया में करने के लिए मजबूर किया गया था बाद में। प्रारंभिक संस्करण प्रत्येक 2 साल में आयोजित किए जाते थे। 1982 के बाद से ओलंपिक चक्र को विभाजित करते हुए टूर्नामेंट हर साल में आयोजित किया जाता है। और पाकिस्तान 1971 में स्पेन को हराकर उद्घाटन का विश्व विजेता बना था। तो ध्यान रखना कि पहली बार विश्व हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने। कब? 1971। और आखिरी बार विश्व कप कब खेला गया था? 2018 में खेला गया था, जहां बेल्जियम ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में नीदरलैंड को हराकर जीता था। अर्थात 2018 का जो हॉकी विश्व कप जीता है वो बेल्जियम ने जीता है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखो, हाल ही में इसका पहली बार तो नाम चेंज कर दिया गया। इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, तो वर्तमान में मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। हाल ही में मोदी जी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से इन्हें परिवर्तित कर दिया गया है। इसके तहत 25 लाख रुपए की राशि और पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और द विजार्ड के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद एक फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1926 से 49 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली और अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल दागे थे इन्होंने। तो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक भी जीता था। खेल रत्न के अलावा खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसे 2002 में स्थापित किया गया था। और 2002 में नई दिल्ली स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी कर दिया गया था। और 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो दिवस भी याद रखना है आपको, कब इनका जन्म हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ वो भी ध्यान रखना है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति विभिन्न खेलों के प्रतिष्ठित एथलीटों को प्रतिष्ठित खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में देख सकते हैं। इसे IHF बोलते हैं या HIF भी बोलते हैं, हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल हॉकी संघ या हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है, या स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कब हुई स्थापना? 1924 में। हाल ही में लिथियम का भंडार मिला है आपको जम्मू कश्मीर से। देखो, ये भारत के लिए एक ये कह सकते हैं कि गुड न्यूज होगी, क्योंकि आज के आप परिप्रेक्ष्य में देखते हुए लिथियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और भारत में जो लिथियम इतना नहीं हो पाता जितनी आवश्यकता होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बैटरी बनती हैं, ज्यादातर पीस मेकर वगैरह बनते हैं, उनमें
लिथियम का ही प्रयोग, लिथियम बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। खोज किसने की? इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे बोलते हैं जीएसआई, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अनुसार सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन लिथियम की संभावना है। सलाल क्षेत्र कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लिथियम का प्रयोग औद्योगिक मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, लैपटॉप बैटरी, मोबाइल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में बैटरी जो लगाई जाती है, इनके रूप में किया जाता है लिथियम का प्रयोग। और किसी भी रिसोर्स की मात्रा का अनुमान यूएनएफसीसी अर्थात 1997 के आधार पर लगाया जाता है। लिथियम ट्रायंगल में कौन आते हैं? पीछे मैंने बताया, तो लिथियम ट्रायंगल में आपके चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना यहाँ पर शामिल होते हैं। अब जो लिथियम है वो सर्वाधिक मात्रा में यहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं ये तीनों के तीनों, इनमें ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन उत्पादन कौन करता है, कौन इसका सबसे ज्यादा रिजर्व है, कहाँ है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो लिथियम को ही हम सफेद सोना भी कहते हैं। एक क्षार धातु है, ध्यान रखना कैसी धातु है, क्षार धातु है, लिथियम सफेद सोना कहलाती है। और विश्व में सर्वाधिक रिजर्व जो है, भंडार जो है, वो चिली में है, अर्जेंटीना में है और आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ट्रायंगल नहीं बनता है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया अलग है आपका बिल्कुल। लिथियम आयन बैटरी के लिए 2019 में एम स्टैनले विंगथम और जॉन गुडैनफ और अकीरा यासिनो को 2019 का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। भारत में लिथियम जो पाया जाता है, जो भी थोड़ा बहुत भारत में लिथियम पाया जाता है, वो भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में इसकी स्थापना हुई। 1947 में एक स्वतंत्र बॉडी बनी थी। इसका कार्य क्या है? रिसोर्स को ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, रिसोर्सों की छानबीन करना और उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ही इसका कार्य है। खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसआई का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में। और इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे एक लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, शिलोंग में है और कोलकाता में। तो 6 रीजनल ऑफिस भी ध्यान रखने हैं। और इसका मेन मुख्यालय, यदि इन्हें 6 को याद ना रख पाओ तो कम से कम इस कलकत्ता को तो याद रखना ही। एनजीटी, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्या काम करता है? देखो, पर्यावरण से संबंधित गाइडलाइन जारी करता है, जितनी भी होती हैं। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने हाल ही में दिल्ली सरकार पर अभी फाइन लगाया है, क्योंकि उसने अपने कचरे का निपटान ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा। तो इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में, वो AK गोयल साहब हैं। हाल ही में इसने दिल्ली सरकार पर 2232 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि जो वेस्ट होता है, जो बेकार के पदार्थ होते हैं, उनको अर्थात सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के होते हैं, उनका निपटारा करने में ये असफल रहे थे। और एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा ऐसा देश बना है जहां पर एनजीटी की स्थापना की गई। तो सबसे पहले कहाँ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद न्यूजीलैंड में, और अब वर्तमान में भारत में। कब की गई थी? 2010 में। इसको 7 पावर मिलती है कहाँ से? देखो 7 जगह से मिलती है। एक तो वाटर एक्ट 1974 का है। अब इन सबको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी एक्ट को भी मैच कराने के लिए बोल देता है कि कब कौन सा एक्ट आया गया था। तो वाटर सेस जो उपकर लगता है वो 1977 का है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। एयर एक्ट, हवा एक्ट बोलते हैं जिसे, 1981 का है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 का है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है आपका, 1991 में लाया गया था। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो लाया गया था वो 2002 में लाया गया था। 6 माह के अंतर केस का निपटारा करता है ये। पर्यावरण से संबंधित जितने भी केस आते हैं, ये सभी का निपटारा यही करता है। देखो इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी या कोर्ट पे भी, जो हमारे अलग कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद इस पे उन पर भी लोड कम हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और 20 से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात एनजीटी में कितने सदस्य होंगे? देखो निश्चित तो नहीं है, लेकिन कम से कम 20 और मैक्सिमम कम, मिनिमम आपके 10 और मैक्सिमम आपके 20 होंगे। इसके निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब हाई कोर्ट में इसके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 क्या कहता है? यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अचीवर्स की श्रेणी में देखो 3 श्रेणी जारी होती है। एक तो अचीवर्स की श्रेणी, दूसरी फास्ट मूवर्स की श्रेणी और एक होती है एस्पायर्स की श्रेणी। तो जो अचीवर्स की श्रेणी होती है उसमें 90% से अधिक जिनका स्कोर होता है उनको शामिल किया जाता है। फास्ट मूवर्स की श्रेणी में 80 से 90% के बीच आते हैं। और एस्पायर्स की श्रेणी में जो 80% से नीचे होते हैं उनको लिखा जाता है। और 2018 में भारत की रैंक जो थी इसमें 44वीं थी। पहली रैंक जर्मनी की रही, दूसरी रैंक इसमें स्वीडन की रही और तीसरी रैंक इसमें बेल्जियम की। 2018 मत करो, इसे 2022 ही कर लो। तो इसमें इतनी रैंक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना है भारत की रैंक इसमें कितनी थी? 44वीं। पहली रैंक पे जर्मनी और दूसरी पर स्वीडन और तीसरी पर इसमें बेल्जियम रहा। नेक्स्ट है आपका मर्सर द्वारा जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स।
तो मर्सर द्वारा जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स क्या कहता है? देखो, इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रखा गया है? 44 देशों को शामिल किया गया है। प्रथम रैंक इसमें आइसलैंड की रही और नीदरलैंड का दूसरा स्थान रहा इसमें, और तीसरा स्थान डेनमार्क का रहा। अंतिम स्थान पर थाईलैंड रहा इसमें। जो पेंशन होती है, पेंशन इंडेक्स जो दिया जाता है, पेंशन जो दी जाती है, उसमें प्रथम रैंक पर आपका आइसलैंड देखने को मिलेगा, दूसरा नीदरलैंड का, तीसरा डेनमार्क का, और सबसे अंतिम स्थान पर इसमें थाईलैंड। इसमें पहली बार पुर्तगाल को भी शामिल किया गया, जिसका 24वां रैंक था। और भारत का स्थान इसमें 41वां है। तो आप देखो, 44 देशों में से 41वीं रैंक भारत की है। और इस सूचकांक का 14वां संस्करण था ये। अर्थात हाल ही में जो इस सूचकांक का संस्करण जारी हुआ है, वो इसका एक तरीके से देखें तो इसका 14वां संस्करण यहाँ पर जारी हुआ है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर क्या है? हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आईआईटी गुवाहाटी में यहाँ पर किया है। तो ध्यान रखना है। तो परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? वर्तमान राष्ट्रपति ने किया। और कहाँ किया? तो आईआईटी गुवाहाटी में किया। कहाँ है गुवाहाटी? असम में। पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी कौन है? तो वो पंकज आडवाणी, इन्होंने अपना 25वां बिलियर्ड का विश्व खिताब जीता है। अर्थात जो बिलियर्ड्स कप होता है, उसका खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी साहब ने। मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष। दक्ष क्या है? DAKSH बोलते हैं। हाल ही में इस सिस्टम दक्ष को आरबीआई द्वारा जारी किया गया। ये पूछ सकता है कि दक्ष का संबंध किससे है? दक्ष को किसने जारी किया है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। अब क्या काम करेगा? इसके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं हमारे, और जो एनबीएफसी होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंक, जो नॉन बैंक होते हैं, जो बैंकों की श्रेणी में नहीं आते, जैसे आप कह लें पोस्ट ऑफिस वगैरह जो होते हैं ये, या फिर एलआईसी वगैरह जो होते हैं आपके, ये नॉन बैंक की श्रेणी में ही आते हैं। तो बैंकों पर निगरानी रखी जाएगी। अर्थात दक्ष पोर्टल के द्वारा ही जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो एनबीएफसी हैं, उनके उन पर निगरानी रखी जाएगी। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। तो पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में किया गया। तो ध्यान रखना है कि पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। जम्मू कश्मीर के पर्यटन सचिव जो है वो सर मद हफीज हैं, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है आपका 36वें राष्ट्रीय खेल। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में क्या? 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो थी, वो पूजा पटेल बनी है। ये गुजरात से है। तो योगासन में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता 36वें राष्ट्रीय खेल में? वो पूजा पटेल ने जीता, जो कि गुजरात के हैं। इस बार में इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया, उनमें से एक योगासन भी था, और इसका शुभंकर जो है वो सावज है। तो ये ध्यान रखना है कि शुभंकर क्या है? सावज। मलखंभ खेल को भी इसमें शामिल किया गया। यह 200 वर्ष पुराना खेल है। इसकी स्थापना बाला भट्ट देवधर ने की थी। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा था? मलखंभ ऑर्गेनाइज बॉडी ही कराती है, और इसकी स्थापना कभी थी 1981 में। इसकी मेजबानी किसने की थी? गुजरात ने। और पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान मिला है वो सार्वसेज को मिला है। ये ध्यान रखना है। इन्होंने 61 गोल्ड जीते हैं यहाँ पर। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो काउंट किए जाते हैं वो गोल्ड ही काउंट किए जाते हैं। जो आपके रजत पदक होते हैं या कांस्य पदक होते हैं, वो यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते। तो लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं? सार्वसेज ने। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड जीते, और हरियाणा ने 38 गोल्ड जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के जो होंगे वो गोवा में आयोजित होंगे, ये ध्यान रखना। और शुभंकर फिर भी यही बना रहेगा, सावज ही। नेक्स्ट है आपका गति शक्ति पोर्टल। क्या कार्य है? गति शक्ति पोर्टल का मतलब है कि गति ही मिलनी है किसी कार्य को। जैसे इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात। कौन सबसे पहले किसने लॉन्च किया है इसको? गुजरात ने। इसका उद्देश्य क्या है? लाल फीताशाही को कम करना है। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है, ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर। तो गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर का मतलब है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन कार्य करता है। और इसी के जो हेड की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हम गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे या आयोग की ओर बढ़ेंगे, गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर आयोग जो होगा, ये जो इसके हेड की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 38 होती है। 38 सदस्यों की बॉडी होती है। इसका कार्य वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना होता है। इसी के तहत आप देखते हैं एफसीआई, जितने भी जीआई टैग दिए जाते हैं, ओडी ओपी, ये जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, आपका स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण जैसे प्रोग्राम चलाए गए हैं। किसके द्वारा? गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर ही, इसके द्वारा ही ऐसे कार्यक्रम को चलाया गया। अर्थात ये कह लो कि एफसीआई, जीआई टैग, ओडीओपी, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वेक्षण इसी के अधीन कार्य करते हैं। तो इनसे ऊपर भी कोई बॉडी है तो हाँ, गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता की ओर, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अब देखो अचीवमेंट क्या है, क्या क्या प्राप्ति है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप डिलीवर्ड इन विलेज। ये इसका मतलब ये है कि विद्युत जो है वो गांवों तक पहुंचानी है।
पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला की योजना के तहत ही तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिलेंडर दिए गए थे, गैस सिलेंडर जो दिए गए थे, मुफ्त दिए गए थे सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे बोलते हैं आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं मीटिंग कहाँ हुई, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुई, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है, हेडक्वार्टर भारत में ही है, भारत में भी कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। तो हाल ही में इसकी 5वीं बैठक आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें सदस्य देश ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है वो हमारे आर के सिंह है, ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। यह बैठक ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजिशन पर चर्चा करेगी। इस बैठक में 3 रिपोर्ट जारी की जाएंगी, जैसे विश्व सौर प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, विश्व बाजार रिपोर्ट, विश्व सौर निवेश रिपोर्ट। यह एक मंत्री स्तरीय बैठक है तथा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे हम बोलते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो पहला इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय लगाया गया था, कहाँ बनाया गया था, गोवा में। अब इसका तीसरा का भी उद्घाटन किया गया है, कहाँ, इसके क्षेत्रीय, सॉरी मैंने गलत बताया, जो पीछे चेन्नई में हुआ था, वो 2021 में जो किया गया था वो चेन्नई में, गोवा में नहीं, चेन्नई में। तो जो इसका तीसरा कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका मुंबई में, और इसका जो पहला क्षेत्रीय कार्यालय बना था वो चेन्नई में 2021 में बना था, और दूसरा जो बना है वो कोलकाता में बना था 2022 में। तो क्षेत्रीय कार्यालय थोड़े से ध्यान रखना। और कंपटीशन कमीशन इंडिया के बारे में भी आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 14 अक्टूबर 2003 को। एक्ट कब लाया गया था, एक्ट कब का था, 2002 का। देखो जब से एक्ट लाया जाएगा या तो इसकी स्थापना उसी साल में हो जाएगी या फिर उससे अगले साल के उसके बाद के सालों में ही होगी कहीं। अब इसमें जो देखो एक अध्यक्ष होता है और 6 इसमें अन्य सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संदीप कुमार गुप्ता, कौन है संदीप कुमार गुप्ता, देखो हाल ही में इन्हें गेल इंडिया लिमिटेड, गेल का मतलब होता है GAI, गेल इंडिया लिमिटेड, तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे बोलते हैं, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखो पीछे भी आपने पेपर देखा होगा 21 का और 22 का, 2021 और 2022 का आपने पेपर देखा होगा, तो वहां भी आपसे जितनी भी आपकी कंपनियां हैं, जैसे महारत्न कंपनी है, कम से कम महारत्न कंपनियों के हेड, उनको आपको याद रखना है कि कौन मुख्य है, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है, दूसरा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कहाँ इसका स्थिति है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आपको इनका। तो इनका कार्यकाल जो है वो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मनोज जैन का इन्होंने स्थान लिया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी, यूपी स्पेशल होगा। देखो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत पीपीपी मॉडल पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में खुलेंगे। कहाँ कहाँ खुलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज जो खुलेंगे, ध्यान रखना है, महोबा में, मैनपुरी में, बागपत में, हमीरपुर में, हाथरस में और कासगंज में खुलेंगे। यूपी में 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल खोले जाने हैं। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होगी और इसमें निजी क्षेत्र भी इन्वॉल्व होगा आपका, तो दोनों मिलकर ही काम करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं पीपीपी मॉडल, ट्रिपल पी, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका पीएम श्री योजना, अभी हाल ही में जारी की गई थी, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसे बोलते हैं शॉर्ट में, और फुल फॉर्म इसकी योजना की घोषणा की गई। इसके तहत क्या होगा, देखो कुछ पीएम श्री योजना के तहत कुछ स्कूलों को डेवलप किया जाएगा, वो भी मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न तरीके से यहाँ पर डिजिटलाइज, ये कह लो कि पूर्णतः डिजिटल तरीके से और पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित होंगे ये स्कूल। कैसे, क्या काम है, देखो कब इसकी स्थापना की गई, 5 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका मतलब केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है। और एनईपी जो है, एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी 2020 की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षित किया जाएगा, अर्थात ऐसे स्कूलों को डेवलप किया जाएगा जो जो एनईपी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसके मापदंडों को पूरा कर सके। इसके पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो पर्यावरण अनुकूल सोलर लाइट का प्रयोग किया जाएगा इसमें भी, अर्थात पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में, और वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, सोलर एनर्जी द्वारा ही वहां पर ऊर्जा
की प्राप्ति की जाएगी। ओपेक, ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। विश्व स्तर पर जितने भी ये पेट्रोलियम देश हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, तो ये जो देश हैं इनका एक ये संगठन है। और एक बैरल में लगभग कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो मेन पॉइंट क्या है इसका, एक तो होता है दो क्षेत्रों से तेल निकाला जाता है आपका। एक तो होता है WTI, एक होता है आपका ब्रेंट। अर्थात WTI है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा होता है ब्रेंट। क्षेत्र से तेल निकाला जाता है, दो क्षेत्रों से तेल निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि WTI में क्या आता है और ब्रेंट में कैसे निकाला जाता है। देखो WTI द्वारा जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, ये ध्यान रखना, जबकि ब्रेंट के द्वारा समुद्र से तेल निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर यदि हम किसी विधि का प्रयोग करेंगे, यदि हम समुद्र से तेल निकालें तो ब्रेंट के द्वारा निकालेंगे, और यदि हम जमीन के अंदर से तेल निकाल लें तो वहां पर हम WTI के द्वारा ही करेंगे। नेक्स्ट, तो देखो WTI, इसे नॉर्मली कहाँ से, जैसे लुसियाना है, उत्तरी डकोता है और टेक्सास से आते हैं। अर्थात इसमें जो तेल निकाला जाता है वो इन क्षेत्रों से निकाला जाता है, लुसियाना, डकोता, टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का क्षेत्र है। इसमें API की ग्रेविटी जो होती है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है। देखो यहाँ पर जो नजर होती है वो UPSC और UPPSC, इसकी नजर होती है यहाँ पर ज्यादातर। देखो API की जो ग्रेविटी होती है वो 39.6 डिग्री होती है, और सल्फर की मात्रा जो होती है इसमें 0.24% होती है, ये ध्यान रखना। ब्रेंट में क्या है? ब्रेंट कहाँ से निकाला जाता है? सामान्यतः फोर्टिस, ओसबर्ग और इकोफिस के क्षेत्र से निकाला जाता है। API की ग्रेविटी जो होती है WTI से कम होती है, 38 डिग्री होती है, और सल्फर की मात्रा जो होती है इससे भी कम, ये आप देखते हैं 0.40% होती है यहाँ पर। भारत में सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है भारत, वो ब्रेंट से खरीदता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो आपने ब्रेंट अभी देखा पीछे, जो ये आपका ब्रेंट है, ये ब्रेंट अर्थात सबसे ज्यादा जो समुद्र से तेल निकाला जाता है उसको हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अब ओपेक में देखो 13 देश आते हैं। कौन कौन से? इक्वेडोर, वेनेजुएला, गैबोन, गुयाना, अंगोला, कांगो, से UAE जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, इसमें आते हैं। और ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, इसका मुख्यालय यहाँ पर। और न्यूज में भी क्यों था? क्योंकि जो कतर था, हाल ही में कतर ने 2019 में ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है, ओपेक ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। 2050 तक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 165 से 170 मिलियन हेक्टेयर की होगी आवश्यकता। अब देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए तो खाद्यान्न की तो आवश्यकता होगी ही। क्या कहती है रिपोर्ट? देखो 2050 तक बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन के लिए 165 से 170 मिलियन हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या होगा? देखो अंधाधुंध जंगलों को कटाई की जाएगी इसके लिए, और यदि जंगलों की कटाई की जाएगी तो पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा, और पर्यावरण असंतुलन बढ़ेगा तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, और जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो वो, उसे कोई ऐसा नहीं है जो उसे कंट्रोल कर सके। तो ये ध्यान में रखना है। इसके समाधान के लिए हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। जनसंख्या को नियंत्रित करने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोई समझना ही नहीं चाहता। चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है वो इस बात को समझता है, लेकिन जो अभी भी जो हमारा अनपढ़ समाज है वो इस बात को अभी भी समझता नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि ये माना जाता है कि घर में जितने बच्चे होंगे इतनी लाठियां होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो ये नेक्स्ट है, आने वाले 38 वर्ष में 50% से अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, ऐसा किसने कहा है? UN ने कहा है, यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा है। यह रिपोर्ट FAO जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। यह UN की प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसकी? FAO की। वो कनाडा के क्यूबेक सिटी में हुई थी, लेकिन ध्यान रखना हुई तो इसकी स्थापना कनाडा में थी, ठीक है, और मुख्यालय जो है इसका इटली में है। और ये भी ध्यान रखना इटली की राजधानी रोम में है। और इसी वजह से विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, कि 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO की स्थापना हुई, इसी वजह से विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। शस्त्र, शस्त्र है आपका सबुंगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी रामानुजन अवार्ड 2022। शस्त्र के तहत ये थोड़ी सी फुल फॉर्म ध्यान रखना इसकी। और 2022 का यह पुरस्कार जो दिया है यो यूनिटिंग टैग को दिया गया है, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 2005 में की गई थी, और यह 32 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसके तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं।
और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि रामानुजन का जन्म जो हुआ था, जो भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, रामानुजन साहब, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था, इन्हीं की याद में ही, इन्हीं के जन्म दिवस को याद करने के लिए प्रत्येक 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली थी इन्होंने, और 1918 में लंदन रॉयल सोसाइटी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। 26 अप्रैल 1929 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 1729 जो है, ये आपका, ये जो आप देख रहे हैं 1729 रामानुजन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले मैथ का कोई व्यक्ति कि बताइए 1729 का संबंध किससे है, तो 1729 का संबंध रामानुजन साहब से, ये इनका फेवरेट नंबर था। न्यू इन फिटी चलचित्र रामानुजन पर ही बनी है। जो न्यू इन फिटी फिल्म है आपकी, यदि आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वो चलचित्र जो है वो रामानुजन पर ही बनी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल कौन है? देखो, एंजेला मार्कल जो है वो आपकी जर्मनी की चांसलर थी। हाल ही में इन्हें यूएनएचएसआरसी अर्थात संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1954 में वितरित किया जाना था, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह पुरस्कार 1954 से वितरित किया जा रहा है। और जर्मनी ने 2015 और 2016 में 16 लाख लोगों को अपने यहाँ शरण दी थी। यह पुरस्कार फ्रिडजोफ नैन्सेनकी की स्मृति में दिया जाता है, जो नॉर्वे के थे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो, ये तो आपका टॉपिक हो जाता है पूरा, क्योंकि हमारी 30-30 क्वेश्चन की श्रृंखला चली है, तो ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की आवश्यकता है, तो लेक्चर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिख दिया हो, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाली पीडीएफ बताई है, उसके लिए बस 1 से 2 दिन में मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको देखो, यदि कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नोट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो या तो आप मेल के माध्यम से बता देना, मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।